नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों की। एक ऐसा चुनाव जिसने सच में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया। बड़े बड़े नेताओं की हार, अचानक हुए बदलाव और चुनाव के बाद की वो उलझी हुई स्थिति। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स और जमीनी आंकड़ों के आधार पर आज हम इसी पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए, इस पूरे नतीजे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2014 में उस वक्त ममता बनर्जी की एक टिप्पणी आई थी जिसके जवाब में अमित शाह ने बिल्कुल यही बात कही थी जो यहां बताई गई है। सच कहें तो यही वो बयान था जिसने इस लंबी राजनीतिक लड़ाई की नींव रखी थी, और आज वो लड़ाई जमीन पर एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। और अगर हम आज की बात करें तो पीएम मोदी का ये हालिया पोस्ट पूरी कहानी बयान कर देता है। ये पोस्ट उस नैरेटिव को सेट करता है जिसे कई लोग एक राजनीतिक चमत्कार मान रहे हैं। मतलब जिस नतीजे को एक समय पे नामुमकिन सा माना जा रहा था ना, उसने पूरे राजनीतिक समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। बिल्कुल अविश्वसनीय। तो आज की इस चर्चा को हम इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। बंगाल चुनाव का ये बड़ा भूचाल, प्रमुख नेताओं की हार और भ्रष्टाचार के आरोप। फिर बात करेंगे प्रशासनिक और वित्तीय बदलावों की। उसके बाद राजनीतिक हिंसा के उन गंभीर आरोपों पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि चुनाव के बाद अब वहां का माहौल कैसा है। पहला भाग, बंगाल चुनाव का भूकंप और हाई प्रोफाइल हार। शुरुआत करते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े और चौंकाने वाले झटके से। 15,000 से ज्यादा वोट। जरा सोचिए, ये वो अंतर है जिससे 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी को भवानीपुर में अपनी ही सीट गंवानी पड़ गई। 2021 के नंदीग्राम चुनाव के बाद ये उनकी लगातार दूसरी व्यक्तिगत हार है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा जनादेश दिखाता है। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस हार के पीछे सिर्फ विपक्ष की ताकत नहीं थी, बल्कि पार्टी नेतृत्व की अपनी कुछ गलतियां भी थीं। दरअसल भवानीपुर में लगभग 35% मतदाता गुजराती समुदाय से आते हैं, और हुआ ये कि पार्टी की ही एक सांसद के विवादित बयानों ने इस पूरे वर्ग को काफी नाराज कर दिया। हालांकि बाद में बैक चैनल से व्हाट्सएप के जरिए माफी भी मांगी गई, लेकिन तब तक शायद तीर कमान से निकल चुका था और नुकसान हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रमुख हार और भ्रष्टाचार के आरोप। भवानीपुर तो बस एक शुरुआत थी। अगर हम इन आंकड़ों पर गहराई से नजर डालें तो पता चलता है कि जनता ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे उम्मीदवारों को पूरी तरह से नकार दिया। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे राशन वितरण और शिक्षक भर्ती जैसे बड़े घोटालों में नाम आने वाले मंत्रियों को 10-20 नहीं बल्कि हजारों वोटों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ये साफ दिखाता है कि मतदाता इन आरोपों को लेकर कितने ज्यादा सतर्क और नाराज थे। इस सत्ता विरोधी लहर की गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 74 मौजूदा विधायकों को, जी हां 74 विधायकों को, जिन्होंने पिछली सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्हें पार्टी ने इस बार दोबारा टिकट तक नहीं दिया। मतलब पार्टी के अंदर भी इस अलोकप्रियता को लेकर एक गहरी समझ पहले से ही मौजूद थी। पर देखिए, किसी भी विश्लेषण में दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली के बहुत ही कड़े दावे किए हैं। उनका साफ कहना है कि कम से कम 100 सीटों पर उन्हें गलत तरीके से हराया गया है। उन्होंने प्रशासनिक बाधाओं और यहां तक कि शारीरिक धमकियों के आरोप लगाए हैं, और जाहिर है इन दावों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक नई बहस छेड़ दी है। तीसरा भाग, प्रशासनिक और वित्तीय बदलाव। मतदान की गहमा गहमी से थोड़ा हटकर अब देखते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन में क्या हलचल मची। नतीजे आते ही जो सबसे पहला काम हुआ वो था एक बड़ा प्रशासनिक लॉकडाउन। ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दिखाती है कि सिस्टम कितनी तेजी से बदलता है। जैसे ही नतीजे आए, मुख्य सचिव ने तुरंत आदेश जारी कर दिए कि किसी भी आधिकारिक फाइल या कागजात को ना तो इधर से उधर किया जाएगा और ना ही नष्ट किया जाएगा। फाइलों को इस तरह सील करने का सीधा मतलब था कि पिछली सरकार के सारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई जवाबदेही तय करनी पड़े तो दस्तावेज सुरक्षित रहें। और एक और बहुत दिलचस्प बात, ये जो वफादारी में बदलाव आया ना, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि वित्तीय यानी फाइनेंशियल भी था। नई सरकार ने 7वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते का जो वादा किया, उसने सरकारी कर्मचारियों और पुलिस बलों के बीच एक अलग ही उत्साह भर दिया। सच कहें तो ये आर्थिक सुरक्षा का वादा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। रिपोर्ट्स में एक बहुत ही गजब की तुलना की गई है। चुनाव से ठीक पहले जिन नेताओं का रवैया बेहद आक्रामक था, जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे, चुनाव नतीजों के बाद अचानक उनकी पूरी तरह से खामोशी छा गई।
ये वाकई दिखाता है कि कैसे राजनीतिक हवा का रुख रातों रात बड़े बड़े नेताओं के हाव-भाव बदल कर रख देता है। चौथा भाग, राजनीतिक हिंसा के आरोप। अब हम उन दावों पर बात करेंगे जो सच में बेहद गंभीर और विचलित करने वाले हैं। रिपोर्ट्स में आम नागरिकों की तरफ से जो विवरण सामने आए हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं। इसमें मुख्यमंत्री का विरोध करने पर महिलाओं को जेल भेजने और घरों पर हमले करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके अलावा संदेश खाली जैसी जगहों से भी डराने वाले मामले सामने आए। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि प्रशासन और आम जनता के बीच डर का एक बहुत ही गहरा और चिंताजनक माहौल बना हुआ था। लेकिन इन तमाम तनावों और डर के बीच जमीनी स्तर से एक बिल्कुल अलग तस्वीर भी निकल कर आई। एक प्रमुख पीड़िता की मां ने अपने चुनाव अभियान के दौरान कथित शारीरिक हमलों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद वो न सिर्फ मैदान में डटी रहीं बल्कि उन्होंने जीत भी हासिल की। ये घटना दिखाती है कि इतने भारी दबाव और कड़े विरोध के बावजूद मतदाता बिना डरे अपना फैसला सुना सकते हैं। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 5, चुनाव के बाद का परिदृश्य। नतीजे तो आ गए, लेकिन अब जमीन पर चीजें किस दिशा में जा रही हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां का सामाजिक माहौल अब तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए आसनसोल में एक ऐसा मंदिर जो पहले से बंद पड़ा था उसका फिर से खुलना, और साथ ही स्थानीय लोगों का सड़क पर आकर चुनाव के दौरान सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय बलों की सार्वजनिक रूप से सराहना करना, ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ ही एक नया नागरिक परिदृश्य उभरता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अक्सर एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि किसी एक पार्टी की हार का मतलब लोकतंत्र का खत्म हो जाना है, लेकिन ये विश्लेषण इस विचार को सीधे तौर पे चुनौती देता है। ये इसकी तुलना केरल और तमिलनाडु में होने वाले सत्ता परिवर्तनों से करता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए हम आपके सामने एक बहुत ही अहम और सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहते हैं। क्या सत्ता में बदलाव लोकतंत्र का अंत दर्शाता है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र का तंत्र बिल्कुल सही काम कर रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि लोकतंत्र असल में कैसे काम करता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।